हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू आवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। मैं हूं कांता, जो आपके लिए लेके आई हूं कुछ ऐसी क्लासेस, कुछ ऐसे नोट्स जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सहायक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। हमारे संविधान से संवैधानिक ढांचा, उसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे क्या है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, उसमें हमारे 11 पॉइंट्स आते हैं, जिसको हमने 11 भागों में डिवाइड करके उसे स्टडी किया है। सबसे पहले है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम ये चीज़ जानेंगे कि हमारा जो है संविधान, उसका पहले ढांचा कैसे था, अब वो कैसे कैसे तैयार हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे। तो उनके चलते 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत में आ पहुंची। तो इसके बारे में हम और डीपली जानेंगे आगे की क्लासेस में। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, ये आइडिया किसको आया, फिर इस पे कैसे काम किया गया। तो सन 1934 ईस्वी में M.N. रॉय ने ये एक आइडिया दिया, एक विचार आया, तो उसने उस विचार को सबके सामने रखा 1934 ईस्वी में। उसके बाद में 1935 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने क्या किया, इस पर कार्य करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक सभा का गठन किया 1935 ईस्वी में। फिर है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है और सबसे ज्यादा लचीलापन भी है हमारे संविधान में। तो वो किस कारण से है, क्यों बनाया गया ऐसा संविधान, ताकि जितने भी नागरिक जो रहते हैं किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए संविधान को लचीला भी बनाया गया है। फिर है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग, हमारा भारत प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण, लोकतांत्रिक और राजनीतिक के रूप में ये क्या करता है, सभी को सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान करता है। इस प्रस्तावना के साथ इसमें क्या और बताया गया कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा। इसमें राज्य की नीतियां किस टाइप से प्रयोग की गई हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, जिसे हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र क्या है, भारत क्या है, भारत का संघ या राज्यों का संघ। इसके अंदर क्या किया गया, भारत को भारत नाम कैसे दिया गया, इसे को इंडिया नाम कैसे पड़ा, इंडिया के जो नाम है इसके पक्ष में कौन कौन लोग थे और भारत नाम के पक्ष में कौन कौन थे। और फिर इसका क्षेत्र, जैसे कि हमारे राज्यों की सीमाएं जो निर्धारित करना है, कौन सा सीमा क्षेत्र, कितना सीमा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, कहाँ तक इनकी सीमाएं होंगी राज्यों की, ये सब हमारा किस में डिसाइड होता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में डिसाइड होता है। फिर है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। अब क्या है, भारत कैसे बना, नागरिक क्या है, हमारे जो भारत है उसका जो मूल तत्व जो है वो क्या है, हमारे नागरिक हैं।
अब नागरिक जो है उनके रिगार्डिंग भी सोचना पड़ेगा, इसीलिए उनके लिए क्या किए, कुछ ऐसे अधिकार बनाए गए, नागरिकता के अंदर कुछ ऐसे अधिकार बनाए गए जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी किस में आती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है गवर्नमेंट के अंडर में कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का भी हमें यूज करने का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का भी हमें दिया गया है। तो ये सब हमारा किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स में। फिर है हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब क्या है कि कोई भी स्टेट पॉलिसी है, अब हमारे राज्य के अंदर जो भी हमें सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो कौन कौन सी कैसे कैसे हमें प्राप्त होंगी, ये सारे क्या है, नीति निर्देशक जो है एक सिद्धांत बनाया गया है कि हम जो है हमारे राज्य के अलावा हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है दूसरे राज्यों से, हमारे राज्य में हमें कितना आरक्षण मिलेगा, कितना दूसरे राज्यों से हमें आरक्षण की प्राप्ति हो सकती है, ये सब जानकारी हमें किस में मिलती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा क्या है, मूल कर्तव्य, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे जो है राष्ट्र ध्वज के प्रति कौन कौन से कर्तव्य है। जैसे हम बोलते हैं ना कि राष्ट्रगान अगर चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना चाहिए, सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए। और ध्वज के जो है राष्ट्रीय ध्वज अगर जब भी लहराया जाए तो उसको इस टाइम पे लहराया जाए, उसको ऐसे उठाना चाहिए, ठीक है, ऐसे उसे नीचे उतारना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या है, मूल कर्तव्य होते हैं। फिर है हमारे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लास्ट पॉइंट के रहता है, संविधान का संशोधन। अब क्या है, जब संविधान बनाया गया तो उसके लिए संशोधन भी करना पड़ता है, कई ऐसे कारण भी होते हैं कि उन्हें संशोधित किया जाए तो अच्छा रहता है, ताकि समाज में एक अच्छी मिसाल कायम रह सके। कई बार ऐसे होते हैं कि संविधान में कुछ एक ऐसी चीजें बनाई गई है तो उन्हें क्या है कि हम संविधान को गलत तो नहीं कह सकते, पर उस चीज में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। तो ये होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और लास्ट जो हमारा पॉइंट रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। अब हमारे संविधान की मूल संरचना तैयार होती है इन सब से मिलकर, हमारा संविधान इन सब से मिलकर, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें कैसे संसदीय व्यवस्था की गई है, कैसे न्यायिक व्यवस्था की गई है और कैसे इसके अंदर सदनीय व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, कैसे संघीय व्यवस्था की गई है। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या चलता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो उस टाइम जो शासन था वो किसका था, कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1764 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम ने बक्सर की लड़ाई में जो विजय प्राप्त की, उसके थ्रू से क्या किया गया कि इन्हें दीवानी का अधिकार प्राप्त किया गया। किन्हें किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त किया गया। दीवानी के अधिकार का मतलब क्या होता है कि उन्हें एक तो राजस्व का अधिकार प्राप्त हुआ और दूसरा दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग का जो कंपनी का शासन। कंपनी का शासन हमारा स्टार्ट होता है 1773 से 1858 ईस्वी में, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी के शासन को
अब सबसे पहले कंपनी के शासन को पढ़ने के लिए हम ये जानेंगे कि जब हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने क्या किया। उसके बाद में 1764 ईस्वी में उन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद में इनका जो शासन काल चला वो कब तक चला, 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने क्या किया, अपना उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। यहां से उन्हें क्या मिला, 1765 ईस्वी से उन्होंने अपना दीवानगी के अधिकार प्राप्त होने के बाद में 1765 में उन्होंने क्या किया, जो अपना क्षेत्रीय अधिकार है उसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। और क्षेत्रीय अधिकार की प्रक्रिया को शुरू करते करते जब 1858 ईस्वी में, क्योंकि 1857 ईस्वी में जब क्रांति स्टार्ट हुई इनके प्रति, तो इन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो ये लोग हमारे हेल्प नहीं करेंगे, तो अब क्यों ना इन्हें भी थोड़ा हमारे साथ सहायता के लिए बुलाया जाए। तो सहायता के लिए बुलाने के लिए, भारतीय लोगों को उसमें इंक्लूड करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1858 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह हुआ। एक सिपाही विद्रोह के चलते इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा उत्तरदायित्व अब अपने हाथ में ले लिया। और इन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 तक पूरा का पूरा उत्तरदायित्व अपने ही हाथों में रखा, उसको अनवर करके रखा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इन्हीं घटनाओं के चलते हुए हमने क्या किया, इन्हीं घटनाओं के चलते हुए इसे 2 शीर्षकों में बांट दिया, जिसमें सबसे पहला था कंपनी का शासन। कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1858 तक चला। फिर सम्राट का शासन, जिसे ताज का शासन भी कहा जाता है, वो 1858 से लेकर 1947 तक चला। कंपनी के शासन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्ट में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंदर क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर अब क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो भी निर्णय है उनको नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि वो क्या कर सके, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो भी भारत में व्यापार चल रहा है उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर सके, उसको निर्णायक कर सके, उसका नियंत्रण कर सके, इसीलिए इसको बनाया गया। इस एक्ट के अंदर क्या था, हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं पहली बार यहीं से उसका प्रारंभ हुआ। राजनीतिक और प्रशासनिक जो गतिविधियों का प्रारंभ हुआ वो इसी एक्ट से स्टार्ट हुआ, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से। और पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय जो प्रशासन है उसकी जो शुरुआत होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होती है। अब इस एक्ट के अंदर क्या होता है, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें अब क्या बना दिया गया, इस एक्ट के बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल। यहां से क्या होता है कि जो है गवर्नर तो पहले बनते ही थे, पर इन्होंने क्या किया, एक पद दे दिया, गवर्नर जनरल का पद। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी। फिर है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके अंदर क्या किया गया था, जो भी हमारा जो पद स्टार्ट किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें गवर्नर जनरल थे, उसकी हेल्प के लिए 4 सदस्य और रखे गए जो उनकी सहायता कर सके। अब इसमें क्या था, जो मद्रास और बंबई थे उनके जो
मद्रास और बंबई के जो भी गवर्नर थे वो अब किसके अंदर आने लगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आने लगे। 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम किस लिए बनाया गया, जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमियां रही है उनको पूरा करने के लिए 1781 का संशोधन एक्ट बनाया गया। संशोधन अधिनियम जिसे क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त एक्ट भी बोला जाता है। फिर हमारा रहता है 17, इसके अंदर जो भी संशोधन हमारे किए गए 1781 के जो भी संशोधन अधिनियम किया गया, इसके अंदर क्या था कि जो भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कार्रवाई की गई रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको जो भी प्रशासनीय जो भी सीमाएं जो निर्धारित की गई थी गवर्नर के लिए, वो अब क्या कर दी, पहले उन्हें क्या मिला था, एक सैन्य पद के रूप में भी उन्हें प्राप्त हुआ था कि वो क्या कर सकते थे, सैन्य पद भी उनमें भी अपना हिस्सा दे सकते थे, उनमें भी अपने राज चला सकते थे। यहाँ का सशक्तिकरण उन्हें जो प्राप्त हुआ 1781 में, उनसे वो वापस ले लिया गया, पद उन्हें वही रहने दिया, पद गवर्नर जनरल होने का पद उन्हें वही रखा गया, लेकिन यहाँ से उन्हें क्या किया गया, जो सैन्य पद के जो रखा गया था वो यहाँ से उन्हें हटा दिया गया। 1784 का जो पीस्ट इंडिया एक्ट है, 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे के जितने भी एक्ट हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस एंड सब्सक्राइब।